नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस शानदार सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। आज हमने पॉलिटी लिया है और पॉलिटी में 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और उन प्रश्नों में जो तथ्य हैं जो आगे काम आ सकते हैं उनको हमने यहाँ नोट के तौर पे आपके सामने पेश किया है। और इस तरह से हम इसके कई पार्ट बना के इस कंप्लीट करेंगे पॉलिटी को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि यह नोट कैसे तैयार की गई है। यहाँ सामने देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। पहला है कि सामान्य विधेयक पर, दूसरा धन विधेयक पर, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक पर और चौथा विनियोग विधेयक पर। इस तरह से चीज़ें दी होती हैं किताबों में या यूट्यूब पे भी कई जगह आप देखेंगे। इनको रिवाइज करना बड़ा कठिन है और बहुत ज़्यादा भटकाव भी होता है। इसलिए हमने क्या किया कि इसकी नोट ऐसे तैयार कर ली। देखिए एक लाइन में, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसी साधारण विधेयक के मुद्दे पर की जा सकती है, लेकिन धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयक इसके मामले में नहीं की जा सकती। आगे एक फैक्ट है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं। अभी रिपीट जैसे हम पीछे पढ़ेंगे ना, जैसे 2020 है, 2019, 18, 17, आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी बार रिपीट की गई हैं। और अच्छी बात यह है कि जो चीज़ जितनी बार आपको दिखेगी, पहले तो ये है कि उतनी बार वो पूछी गई है वो बात, और अगली बात यह है कि बार बार वो रिवाइज भी हो जाएगी। तो उसका अलग ही मज़ा है, अलग ही फ़ायदा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम फैक्ट्स पे आएंगे, नोट पे आएंगे। प्रश्न कह रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। ऑप्शन ए है राज्यपाल में, बी भारत के निर्वाचन आयोग में, सी जिला पंचायत राज अधिकारी में और डी राज्य निर्वाचन आयोग में। अब इसकी नोट हमने कैसे तैयार की? सीधी सी बात है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। हो गया। चलिए अब हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। ये देखिए नोट आपके सामने है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये एक क्वेश्चन का निचोड़ है। अब बार बार ये बात मैं नहीं रिपीट करूँगा, समय ख़राब होगा। आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। और हाँ, पहले ही मैं एक चेतावनी दे देता हूँ, जिनको कहानी सुननी है वो तो यहाँ से चले जाएं, उनके लिए वीडियो नहीं बना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत सीरियस हैं, पीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं और एक बार पढ़ लिया है सब्जेक्ट। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या चल रहा है, एक के बाद एक फैक्ट दे के मार रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो यहाँ कुछ समझाया नहीं जा रहा है आपको, यहाँ वो चीज़ें दी जा रही हैं जो सीधे आपको एग्ज़ाम में दिखेंगी। अगर आप इस लायक नहीं हैं, ये चीज़ नहीं पचा सकते, तो अभी आप तैयारी करिए। अभी इस मामले में आप बच्चे हैं और उन लोगों को देखने दीजिए जो वाकई सीरियस हैं और अभी चाहते हैं कि इसी बार हमारा निकल जाना चाहिए। वाकई ये उन्हीं लोगों के लिए है। चलिए अगली लाइन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तीसरा तल 1992 में जोड़ा गया। 73वां संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रमुख अनुच्छेदों पर, तो ये अनुच्छेद याद रख लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 223 क और संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग 315। ओके, आगे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात है। अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाने की बात है और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने की बात है और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की व्यवस्था है। चलिए अब संविधान के प्रमुख भागों से मिलान करने के लिए पूछा गया था, उसको देख लेते हैं। मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 क में है। और राज्य किस में है? राज्य है 6 में, भाग 6 में। और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बातें भाग 8 में है। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके लिए भाग कौन सा है? 14। आगे कथन और कारण वाले प्रश्न कभी कभी रिपीट कर दिए जाते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने ले लिया है। तो यहाँ देखिए कथन कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था की
प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। और रीजनिंग क्या कहती है इसकी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। ठीक है, दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। ये अगर प्रश्न आया तो सेम ऐसे ही आएगा, एक शब्द भी नहीं बदलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। और रीजनिंग कहती है इसकी कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। देखिए बातें दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक की व्याख्या नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और आगे अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति क्या है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। और अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना का वर्णन है। चलिए, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित चर्चा की गई है। आगे ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से इतनी बार क्वेश्चन आए हैं। आप देखिएगा इतनी बार चीज़ें रिपीट होंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप इसी सीरीज़ के दौरान चीज़ें हो सकता है पूरा रट लें। देखिए अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करें सरकार। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बात है। 44 में समान नागरिक संहिता की बात है। 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में बातें की गई हैं। और 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, इनकी शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से हटाने के बारे में संसद की भूमिका होती है। लेकिन संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को अगर हटाना है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना है, तो वहाँ संसद की भूमिका नहीं होती, क्योंकि इसके अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। ये याद रखिए। आगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त होता है। और भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। सिर्फ एक फैक्ट से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 76। ओके, अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसी साधारण विधेयक के मुद्दे पर की जा सकती है, लेकिन धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में नहीं की जा सकती। और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। ये वही है जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। आगे, किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह जो प्रावधान है वो 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया। आगे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है। इसकी स्थापना संथानम आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बना और उसी के तहत इसे सांवैधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारतीवाद 1973 में स्पष्ट किया था। ये चीज़ें इतनी बार पूछी गई हैं ना, आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, तब आपको यकीन होगा कि हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ देखिए, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। कुछ याद आया? ये वही है जो हमने शुरू में लिया था। चलिए, अब इसमें इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगले पार्ट में 1 साल या 2 साल और लेंगे। तो
ऐसे ही आप इसको पढ़िए, बढ़िया से रिवाइज करिए। पीडीएफ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होती है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसका लिंक हो सकता है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए आपको, या जो मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा आपको कि यहाँ से पीडीएफ मिलेगी, वहाँ मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। ओके, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, चलिए पॉलिटी में अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करेंगे 2019 से, कि 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से फैक्ट ऐसे थे जो आगे आपके काम के हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना को विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में जो बात है उसको लागू करवाइए, ठीक है। ऐसे ही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी है। आगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, दोनों में। आगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। और कथन कारण वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ ले लिया है, इम्पॉर्टेंट है। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, और उसकी रीजनिंग कह रही है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। देखिए, कथन तो सही है, लेकिन आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। किसने कहा था, ये पूछा गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है, और धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। आगे एक और कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है कि केंद्रीय कानूनों के संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ओके, रीजनिंग क्या कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। देखिए, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। आगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होते हैं। इन 4 राज्यों के नाम याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2018 में देखें क्या है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में शुरू की गई थी। हमने तो फिलहाल वहीं से लिया है अपना। आगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। आप देखेंगे बहुत सारी बातें रिपीट होंगी बार बार, और उनको रिपीट करते चलिए, तभी तो आप जानेंगे 2 बातें। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पहला तो आपका रिवीजन होगा और ये जानेंगे कि कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी जैसे भागों में विभाजित किया गया है। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। मतलब राज्यसभा कहेगी तभी कोई नई अखिल भारतीय सेवा सृजित की जाएगी। आगे, बिना अनुमति के 60 दिन से, मतलब 60 दिन से ज़्यादा कोई अनुपस्थित रहे संसद में, कोई सदस्य, तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। जो राज्यों में विधान परिषद होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। सरकारिया आयोग की सिफारिशें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, ये सरकारिया आयोग वाली लाइन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेगी, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, वो बार बार पूछा गया है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती थे। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में
संसद अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, आधिकारिक भाषा वाले प्रावधान। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं 2017 में। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से लिया गया है। बेसिकली कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा से लिया गया है। आगे, भारत तथा अमेरिका दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के पास वीटो शक्तियां हैं, हालांकि एक में अंतर है, आप उसको देखिएगा। चलिए, लेकिन वीटो शक्तियां हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है, यानी कि कुल जितने सदस्य हैं उनका 10वां भाग अगर होगा तब कोरम पूरा होगा, फिर अधिवेशन बुलाया जाएगा, वरना बैठक नहीं होगी। आगे, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को नियुक्त किया जाता है। आगे, राज्यसभा का गठन सबसे पहले 1952 में हुआ था भारत में, 1952 में। जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो संसद सदस्य को न्यायिक गवाही आदि में जारी की गई सम्मन से छूट होती है। यह एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। आप विशेषाधिकार पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक सामूहिक विशेषाधिकार होता है कि कोई भी बोल सकता है संसद में जो सदस्य हैं उनमें से, लेकिन व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी है कि अगर अधिवेशन चल रहा है, उस समय कोर्ट ने कहा कि आप आइए, उपस्थित होइए न्यायालय में, तो वो सदस्य मना कर सकता है, ये उसका विशेषाधिकार है। आगे, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विभिन्न कानून निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, यह विभिन्न नहीं है, कानून निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, 1 वर्ष तक लागू रहता है, 1 वर्ष तक। ओके, आगे, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित हैं। ये सांविधिक हैं, संवैधानिक नहीं है। देखिए, कोई भी संगठन जो बॉडी होती है, अगर उसके लिए अनुच्छेद कोई है संविधान में तो समझिए कि वो संवैधानिक है, और अगर उसके लिए कोई अधिनियम बनाया गया है तो वो सांविधिक है। ठीक है, कानून बना के उसको गठित किया गया है। तो अब देखिए, कुछ संशोधन है, उनसे प्रश्न आए थे। जो 38वां संशोधन हुआ था उसमें क्या किया गया, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया, और 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आगे, जो 61वां संशोधन था उससे मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष, और 42वें में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं 16 में। 2016 में क्या है जो हमें जानना है और आगे के लिए याद रखना है, घोल के पी जाना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद वाला प्रश्न, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। 280 वित्त आयोग से संबंधित है और 360 वित्तीय आपात से संबंधित है और 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कथन कारण वाला। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और इसकी रीजनिंग कहती है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। उसमें कहा गया है कि हम वैश्विक शांति को बढ़ावा देंगे, इस तरह की बातें हैं। आगे, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा अगर राज्यसभा उसे 14 दिनों तक अपने पास रखती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। देखिए आ गया ना, सरकारिया आयोग की स्थापना केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए की गई थी। बात वही है, थोड़े से शब्द घुमाए जाते हैं, क्वेश्चन वही पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद जोड़े गए हैं। आगे बढ़ें। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किसके तहत, 253 के अंतर्गत। ओके,
भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए संबंधित विधेयक को संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। पूछ लिया जाएगा किस तरह का बहुमत होगा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, इस तरह से। तो नया राज्य बनाना है, साधारण बहुमत काफ़ी है। आगे बढ़ें। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि उसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। आगे, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक अधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, यही घोषित करते हैं। नेक्स्ट, अब अनुच्छेदों वाले प्रश्न में देखें क्या है। 148 जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में है। 280 वित्त आयोग के बारे में आप देख रहे हैं। 280 को देखें कितनी बार आ गया। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो तथ्य है ना, वो आपको कम से कम 35 से 40 के बीच में, 45 के बीच में आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें। इसीलिए बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सारे तथ्य। आगे, अनुच्छेद 223A प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, 224, ओके। और संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ये भी आया था ना शायद, चलिए आ जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के था, ऐसे पूछा गया था कि पंचायती राज की व्यवस्था क्यों बनाई गई थी, तो उसमें एक ऑप्शन था विकेंद्रीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। ओके, चलिए अब हम आते हैं 2015 में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन जो है उनको स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। और सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, क्योंकि इसके लिए अधिनियम बनाया ना 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में परामर्श देता है। कुल मिला के ये है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अभी हमने देखा ना, एक बार पूछा जा चुका है, मेरे ख्याल से 2 बार, वही बात है, घुमा फिरा के पूछा गया है। आगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ओके, देखिए आगे। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार से संबंधित है। आगे बढ़ें। हमारे यहाँ संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता है, सब भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कोई यूपी का नागरिक है, कोई बिहार का। चलिए अब अनुच्छेदों वाला क्वेश्चन एक और है। जो 14 है अनुच्छेद, वो विधि के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कार्य करने का अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है। 42 जो है वो भी वही है, कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियां होनी चाहिए। और अनुच्छेद 45 शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ये 45 में है। आगे बढ़ते हैं। संसद किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर विचार करते समय संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के बारे में अगर राष्ट्रपति सोच रहे हैं कि इसको हटाया जाए तो किससे राय लेते हैं? वो है निर्वाचन आयोग, जो भारत के निर्वाचन आयोग हैं उनसे राय लेंगे, फिर उनको हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। रिपीट हो गया ना? अरे आप देखते जाइए कितनी बार चीज़ें पूछी जाती हैं, इसीलिए तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे डायरेक्ट। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। कथन कारण वाला क्वेश्चन देखें। कथन कारण वाले क्वेश्चन का मज़ा यह है कि एक एक अक्षर, एक एक शब्द आपको सेम वही चीज़ें मिल जाएंगी पेपर में। चलिए, ये अच्छे नहीं है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसको मैं एडिट कर दूंगा बाद में, ठीक है, जब PDF आपको दूंगा तो एडिट कर दूंगा। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और जो रीजनिंग है उसकी ये कह रही है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। दोनों कथन सही हैं।
स्पष्टीकरण भी सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन उसी तरह का, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और रीजनिंग कह रही है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, अलग अलग बातें हैं। आगे, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत होती है। सॉरी 155 के तहत, 155 के तहत होती है। आगे, अब केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो समितियां थीं, आयोग थे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तथ्य याद रखिए। शीतलवाड़ समिति जो बनी थी, इसको प्रशासनिक सुधार आयोग भी कहते हैं, 1966-67 में बनी थी। राजमन्नार समिति 1969 में बनी थी। सरकारिया आयोग 1983 में, और पुंछी, ये पंछी नहीं है, पुंछी आयोग 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। आगे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनको। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं 2014 में क्या पूछा गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे, ध्यान रखिए इसको, VN राव थे। थोड़ा इसको इधर कर लें, बार बार ढक जा रहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इनके जो सदस्य थे सारे, इनको देखा जाए तो पहले तो अंबेडकर साहब हो गए, फिर N गोपालास्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, N माधव राव और मोहम्मद सादुल्ला, और उनके बाद DP खेतान, ये मेंबर्स थे। इन पे प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। बेसिकली वही बात है ना जो हम लोग कह रहे थे कि 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से। आगे बढ़े। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है। ओके, आगे बढ़ें। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वे जो तथ्य हैं वो लाइन में शामिल थे, इनको हमने लिया है। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 30 वर्ष है। ओके, चलिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती मामले में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई। यह तथ्य आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। आगे, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। होते हैं ना, 3 होते हैं, तो एक तो मेन है, उनके बाद जो 2 बचे हैं उनमें से किसी को हटाना हो तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूछेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद पहले ही चले जाएं, हमसे पूछो और हटाओ इनको, ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार पूछेगी तभी बताना है। आगे, पंचायती राज से संबंधित समितियाँ देखिए। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। JVK राव समिति 1985 में, और अनिल सिंघवी समिति 1986 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2013 में आ गए हम। अनुच्छेद 39A, देखिए अब चीज़ें रिपीट होंगी बहुत। 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत वही, 44 समान नागरिक संहिता वही बात, और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। देखे रिपीट हुआ कि नहीं? अरे बहुत है। आगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। समझ में नहीं आया? देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसके तहत अल्पसंख्यकों को भी जो है सीट मिल सकती है। वैसे अभी क्या है कि जितना ज़्यादा जो वोट पाएगा, एक वोट भी पा गया एक्स्ट्रा तो आगे सरकार में आ गया। बाकी जो पीछे छूट गए, कितना ज़्यादा उनको वोट मिला था इससे कोई मतलब नहीं है, उनके मेंबर्स नहीं आएंगे। लेकिन अनुपातिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, जिसको जितने अनुपात में वोट मिले हैं उसी अनुपात में उनको सीटें भी मिलेंगी। चलिए, एक प्रश्न में 4 तथ्य हैं, उनको हमने यहाँ ले लिया है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ओके। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। आगे, प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस में शामिल है? एक मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है। ओके। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। अब खुद सोचिए, मैं कहूँगा नहीं कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A में है। आगे, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। आगे कई बार हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में है भी, पंचायत 3 लेवल के हैं। आगे 2012 में देखते हैं क्या है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। राज्यसभा कहती है तो संसद बना सकती है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक अवधारणा दी थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। ओके। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा शामिल हैं, तीनों शामिल हैं। ओके। राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे ही संसद में भी होता है, राष्ट्रपति की संस्तुति चाहिए तब जाके धन विधेयक पेश होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये भी बहुत रिपीट हुआ है, आप देखेंगे आगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, आहूत की जाती है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगी, मतलब सरकार गिर जाएगी। और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद का सृजन संविधान द्वारा हुआ है, मतलब इसके लिए बाकायदा अनुच्छेद है 148, यानी कि यह एक संवैधानिक बॉडी है। ओके। उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, 5 तो होना ही चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वो 6 साल है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए पूरा हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था, वहाँ नागौर में 1959 में। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कितनी है? 1/3 है, मतलब जितने स्थान हैं, जितनी सीटें हैं उसका 1/3 आरक्षित है। चलिए, इसमें इतना ही रहने देते हैं। अब 2011 का आगे अगले पार्ट में। ठीक है, नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी वाले नोट्स को रिवाइज करते हैं। देखिए 2011 में क्या था, भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी मुद्दे पर वोट नहीं दे सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। यानी कि राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पास करेगी और फिर उस पर संसद जो है आगे प्रस्ताव पास करेगी, फिर सृजन हो जाएगा। बस इतना ही था। चलिए देखिए, एक चीज़ है, कभी कभी आपको मिलेगा किसी साल, इसमें पॉलिटी में तो नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि किसी साल एक भी तथ्य नहीं मिलेंगे। मतलब उस साल प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन ऐसे तथ्य नहीं है जिनको आप पढ़ें और आगे आ जाए। ऐसे तथ्यों को शामिल करके आपका समय खराब करना हमारा कोई मकसद नहीं है। आगे 2010 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेदों से प्रश्न। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 36 नीति निर्देशक तत्वों में है, 74 मंत्रिपरिषद के बारे में है और 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर का जो काम है वो होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और पंचायतों के संबंध में 1993 में भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए। 1993 में 73वां संशोधन 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब है 2009। 2009 में क्या है जी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल नहीं थे। इनको 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। आगे एक प्रश्न में 3 तथ्य पूछे गए हैं। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ओके। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सितार मैया, इस समिति को हम कहते थे JVP, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो इनकी जो कमेटी बनी थी उसने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में अपना विचार नहीं दिया। इनका मानना था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। अब उद्देशिका के बारे में तथ्य देखिए, प्रश्न पूछा गया है इस पर। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत में जाके उद्देशिका बन गया। ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। वो जो हमने देखा था ना आगे, यानी कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि उद्देशिका को लागू कराओ। आगे इसको संशोधित किया जा सकता है, ये केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और आगे संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक, या किसी प्रावधान के ऊपर चढ़ के नहीं कह सकता कि पहले मैं इम्पॉर्टेंट हूँ फिर ये प्रावधान। ओके। आगे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करता है? यह क्वेश्चन था। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए तंत्र विन्यास पर, यंत्र विन्यास पर, जो भी आप कहिए, जो व्यवस्था बनाई गई है बातचीत की उस पर। ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगर क्वेश्चन आया तो आप डी लगा दीजिएगा। हाँ, नॉर्मली डी होता है ना, सारे ऑप्शन सही। कथन कारण। कथन कह रहा है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, और रीजनिंग कह रही है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण भी सही है। चलिए आगे। संघीय संसद निम्नलिखित स्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किस स्थिति में भाई? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मतलब लागू रहने की अवस्था में, अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित करे। ठीक है। आगे, राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित स्थितियों में मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है। कब? देखिए 1 मिनट। हाँ, कब कर सकता है?
विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। आगे, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। और भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। ठीक है। और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए अपने हिसाब से वो काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2008 में क्या है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, अंबेडकर साहब ने जो कहा था वो अनुच्छेद 32 के बारे में कहा था, और सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए तो उद्देशिका को कहा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, यानी कि वीटो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरकारीय आयोग संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। गठन कब हुआ था? 1983 में। रिपोर्ट कब दिया था? 1987 में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसके नीचे का कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि अरे सुप्रीम कोर्ट हमारी जगह है, हम अपने हिसाब से बताएंगे, ऐसा नहीं है। चलिए आगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, दोनों में। आगे बढ़ते हुए हम आगे 2007 में। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। कथन कारण वाला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और आर कहता है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। चलिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। वेरी गुड। चलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में है ये। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। आगे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। बढ़िया है। अब हम आगे 2006 में। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिलहाल वही समझ लीजिए कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के महान्यायवादी को भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। और आगे है, 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 क में है, 2001 में जो संशोधन हुआ था 86वां, उसके द्वारा जोड़ा गया। आगे, जो कैग हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तथा उनको पद से संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जाता है। उसी तरह से जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार पर भी हटाया जाएगा। आगे है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम 1/10 यानी कि 55 या उससे अधिक सांसद होने चाहिए। अगर उतना नहीं है, किसी भी पार्टी के सांसद उतने नहीं हैं लोकसभा में, तो समझिए कि विपक्ष का नेता उसका नहीं घोषित किया जाएगा। चलिए, मतलब विपक्ष की मान्यता ही नहीं मिलेगी। विश्वास प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है। देखिए, जो विपक्ष है वो नॉर्मली अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, और जो सरकार है वो अपनी तरफ से यानी कि मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव लेके आ सकती है कि देखिए अभी भी हमारे समर्थन में लोग हैं, हम सरकार में रहेंगे। आगे, भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, बहुत अच्छी बात है। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह की अवधि के अंतराल में होना जरूरी है। अगर आपातकाल हुआ है, घोषित हुआ है, तो 1 महीने के अंदर संसद उसे क्या करे? अनुमोदित करे। आगे, वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली सिफारिशें मुख्यतः राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान तथा राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से संबंधित होती हैं। और आगे है कि लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को
राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक कर रख सकती है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मान लिया जाएगा कि यह पारित कर दिया है राज्यसभा ने। चलिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। और आगे है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। यह बात अनुच्छेद 253 में है। कथन कारण वाले क्वेश्चन को देखें। कथन है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। ओके। और रीजनिंग कहती है, कारण कहता है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। चलिए, आ गए हम 2005 में। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। आपको देखने में लग रहा होगा इतना सिंपल है, एक एक लाइन में। भाई ये सिंपल कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया गया था, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, मतलब बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये मूल अधिकार है। और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। आगे, प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापति कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये तो आपको पता ही है, अब तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। केशवानंद भारती केस 1973 का महत्व इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। आगे, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। चलिए 2004 में आ गए हम। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ये गलती से नहीं लिखा गया है, यहाँ भी पूछा गया था और अगले साल भी पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। वेरी गुड, रिपीटेड। भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए। वाह, बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से आया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। मनोनीत कहीं के नहीं होंगे, निर्वाचित होते हैं सिर्फ। यदि राज्य विधानसभा संकल्प पारित करें तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कर सकती है। ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए उसके कई क्षेत्राधिकार है ना, प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शीय, उसी में से एक है प्रारंभिक। आगे, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास युक्त प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसको हम एडिट करेंगे, जब आपको PDF मिलेगी तो इसको ठीक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 2003। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धर्म के प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार शामिल है। लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था तो नहीं करता है, लेकिन इसमें यह आज़ादी शामिल है या नहीं, यह देखिए इसको सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसकी समाप्ति से जुड़ा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो आपने देखा ही होगा पहले। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एवं अनुच्छेद 246
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करें जो प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उसे करना चाहिए, उस रिट को मैंडमस कहते हैं, परमादेश कहते हैं। ओके, परमादेश के तहत और भी बातें होती हैं, जिसमें से एक ये है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? फिर रिपीट हुआ। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। ओके, चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम 2002 से पीछे जाएंगे, मतलब आगे जाएंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं हमारी नोट में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, आपको याद रखने हैं, रट जाना है, घोल के पी जाना है। देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। यह एक क्वेश्चन का फैक्ट है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब ये विधिक अधिकार हो गया है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसी राज्य का राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कटौती प्रस्ताव जो होता है उसका संबंध संघीय बजट से है। और आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 350A। ओके, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया। बेसिकली इसके तहत तो हर किसी को रोका गया, दल बदल नहीं करना, मतलब हर सदस्य को। तो उसमें से एक ये भी है। आगे बढ़ते हैं, 2001 में आ गए हम। प्रमुख अनुच्छेद, देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है वहाँ से ये क्वेश्चन बना था। 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन, अब तक आपको रट गया होगा, बहुत बार आया है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 48 कृषि और पशुपालन, ये सब आपको अब रट गया होगा। 2000 में आते हैं। 2000 में क्या पूछा गया था? अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण का स्रोत संवैधानिक प्रावधान है। इनकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, और क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून द्वारा हुआ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 याद रखिएगा। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था लेकिन लाया गया था। आगे, लाभ के पद को संविधान द्वारा या संसद के किसी कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसे परिभाषित किया है। मतलब इसके बारे में कुछ न कुछ कहा है कि ये वाला काम आप करेंगे, इस पद पर रहेंगे तो लाभ का पद है। ओके, संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, वरना नहीं। संसद जब जैसे बजट आता है ना, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। यह भी आपको रट जाना चाहिए अब तक। यदि कोई राजनीतिक दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। और भी क्राइटेरिया हैं, उसमें से एक ये है। कथन कारण वाला प्रश्न, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। मेरे ख्याल से जो अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है वहाँ पे स्थायी होना चाहिए था। इसको मैं एडिट कर दूंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान, विघटन, इन तीनों के द्वारा समाप्त की जा सकती है। बैठक है, बैठक हटाया जा सकता है। चलो अब हो गया। चलिए आगे। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों।
और सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं पूरा होता और यह नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। दोनों में अंतर याद रखिएगा। चलिए आ गए हम 1999 में। कथन कारण वाला प्रश्न। भारत संघ नहीं है, ये कथन है और कारण क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये तो वैसे ही गलत है, आर सही है, भारत संघ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये है कि कोई कानून अगर बने और वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो संविधान कहता है कि वो जो है उसको सुप्रीम कोर्ट जिस हद तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है उस हद तक उसे जीरो कर सकता है, कि उतना प्रभावी नहीं होगा, बाकी लागू कर सकते हैं। अब देखिए अनुसूचियाँ और विषय। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, उपबंध, उनको ये गलत लिखा है, उनको बांध उपबंध। एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये कैसे नोट तैयार होती है। सॉफ्टवेयर में मैं बोल के करता हूं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते कुछ और हैं और यहाँ लिख कुछ और जाता है। मैक्सिमम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा। तो वैसे ही जैसे मैं लिख रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई, मैं बार बार लिख रहा था मध्य एशिया और लिख दे रहा था मध्य एशिया तो उस तरह की चीज़ें होती हैं, इसको मैं एडिट कर दूंगा। आगे आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित वर्तमान में अच्छा मतलब ये भाषाओं से संबंधित है और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। नवीं अनुसूची यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें जोड़े गए भूमि सुधार अधिनियम को न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है कि उसमें जो कानून डाल दिया गया उसको न्यायालय देख नहीं सकता, उसका जो उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकता, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है। देखिए 1973 के पहले जो आपने डाल दिया उसका तो हम नहीं छुएंगे, उसके बाद जो आपने कानून बना के डाले हैं उसमें हम अगर हमको लगेगा तो हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे कोई भी संविधान संशोधन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कब? यदि वह विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर कहीं और रखता है। जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, मूल अधिकार है ना भाग 3 में, तो उसको हटाकर कहीं और रखेंगे तो असंवैधानिक हो जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। 1998 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ओके। समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। ओके। फिर है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार के बारे में एक क्वेश्चन बना था। यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये सही, यहाँ गलत नहीं छपा है, राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। वैसे सब सही है, जो गलत है ना क्वेश्चन में जो गलत था उसको सुधार के सही करके तब लिखा गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। देखिए प्रश्न मुझे याद आ रहा है, यही लाइन गड़बड़ थी, वहाँ लिखा था कि बिल की भांति नहीं है, तो यहाँ हमने ठीक कर दिया कि उसकी भांति है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। इसको मैंने कोष्टक में से लिखा है क्योंकि ये बात जो है उसमें शामिल थी कि यह मूल अधिकार में की गई है, मूल अधिकार में नहीं है, इसमें नीति निर्देशक तत्व में। ओके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 को मूल कर्तव्यों से जुड़ा है। रिपीटेड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। ओके। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा 6 महीने है। ओके। आगे सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति संजीव रेड्डी थे सर्वसम्मति से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। इसका मतलब समझ रहे हैं?
कुछ सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं जो कि इन क्षेत्रों में अनुभवी होते हैं, तो उनको लिया जाए, मनोनीत किया जाए। वो चुनाव नहीं लड़ सकते या लड़ें तो हार जाएंगे। तो ये जो हमने प्रेरणा ली वो आयरलैंड से लिया था। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, क्या क्या जोड़ा गया था? शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा करना, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये जोड़ा गया था। अब हम आ गए 1997 में। भारतीय संविधान के वृहद होने का मुख्य कारण यह है कि इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। राज्य के लिए अलग से संविधान नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है शायद। ठीक है। हमारे यहाँ संघ और राज्य का एक ही साथ है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है, चुनाव होता है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत नहीं होते। ये फिर वही आ गया। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले संविधान के मौलिक लक्षण यानी मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ठीक है। मद्रास बनाम चंपकम दोरायराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार को जो है संशोधित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया था। ठीक है। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप इसी अनुच्छेद के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए मेरा अधिकार छीना जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार का संरक्षण करता है। ठीक है। आगे लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। फिर है कि भारत में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, उसे राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। आगे है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ये हमने देखा है, रिपीटेड है ये। फिर है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। आपको देख रहे हैं आप, ये 1997 का हम देख रहे हैं और 2020 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। आगे उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के उपबंधों के तहत परमादेश जारी करने का अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार तथा सामाजिक अधिकार तीनों मामले में प्राप्त है। लेकिन उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के उपबंधों के तहत परमादेश जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकार के क्षेत्र में है, यानी कि इस मामले में उच्च न्यायालय को ज़्यादा अधिकार मिला है और सुप्रीम कोर्ट को कम मिला है। आगे 96 में क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है और संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद जोड़ा गया इसके लिए 300 को। ओके। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर संविधान के 52वें संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम आ गए 1995। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। कथन कारण वाला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और आर कहता है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 क है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। ये बहुत ट्रिकी होता है, जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए। वैसे जो नहीं पढ़े उनके लिए तो हर क्वेश्चन ट्रिकी है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है और 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति जो है वो संघीय सरकार को दिया गया है। ठीक है, मतलब सूचियाँ बनी है ना कि ये इस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, इस विषय पर केंद्र बनाएगा। उसके बाद से एक अवशिष्ट है, तो उसमें जो है एक तो समवर्ती सूची है, मतलब जिसमें दोनों बना सकते हैं। उसके बाद एक अवशिष्ट शक्ति है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जैसे कोई नई चीज़ आ गई जो अब तक चर्चा में नहीं थी, नया विषय आ गया, तो उस पर संघीय सरकार कानून बनाएगा। आगे, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया गया है, तो 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद से या तो चुन के आ जाएं या नहीं तो पद छोड़ दें। आगे, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? वित्त आयोग है। और भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ये पॉलिटी का मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। चलिए अब देखिए, आने वाले एग्ज़ाम में अगर पॉलिटी के क्वेश्चन की हम बात करें और सपोज़ करिए कि 20 प्रश्न पूछे गए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 से लेकर 18 तक क्वेश्चन जो होंगे, कुछ तो डायरेक्ट यहीं से बनेंगे क्वेश्चन और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें यहाँ से तथ्य शामिल हो। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद है और 4 अनुच्छेद दे दिए गए और उनमें से मिलान करने वाले, तो हो सकता है 4 में से 2 अनुच्छेद वो हैं जो हमने पहले से पढ़ लिया है और मिलान करना है, तो उन्हीं 2 के आधार पर हम सही मिलान करके पहुँच जाएंगे सही आंसर पे। तो ये जो बातें बताई गई हैं इनको रट लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि PDF आपको जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होती है मिल जाएगी। एकदम निश्चिंत रहिए, मस्त, और रिवीजन करते रहिए। आगे मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। नमस्कार।